लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान के मुद्दे को उठाया और लगातार उसे कैंपेन में तब्दील किया, इसी तरह की जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को लेकर बनाने जा रही है। इस साल करीब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हर एक राज्य के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको साधते हुए, साथ ही साथ संविधान को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है वो तैयार किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसको जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी और साथ ही साथ मूल मंत्र भी दिए थे कि किस तरह से हमें इन तमाम मुद्दों को भुनाने का काम करना है और विधानसभा चुनाव में जो संविधान लगातार जो राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे हैं उसको मुख्य रूप से जनता के सामने रखना है कि कैसे बीजेपी और एनडीए सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं होता है तो संविधान खतरे में हो सकता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस की संविधान को लेकर और राज्यवार जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है विधानसभा चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। संविधान पीठ को यह तय करना है कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वह अवैध है, क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का यहां पर पालन नहीं किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि मनी ट्रेल इसमें साबित नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा दस्तावेज बरामद नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं। यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझ करके इसमें फंसाया गया है और चुनाव की घोषणा होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। कई सवाल खड़े किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा था कि आखिर क्या ऐसा नया सबूत मिल गया है जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित फाइल को भी तलब किया था। हालांकि एएसजी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि आरोपी को फाइल दिखाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आखिर उसको भरोसा देना पड़ेगा कि गिरफ्तारी उसकी क्यों हुई है। अब देखना होगा इस मामले में कब संविधान पीठ का गठन होता है और कौन कौन से बिंदु संविधान पीठ तय करती है सुनवाई के लिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। गुजरात के भरूच में 9 जुलाई को भरूच जिले के अंकलेश्वर में 5 पदों के लिए एक निजी कंपनी के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया गया था और इस इंटरव्यू में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। यह इंटरव्यू शहर की एक होटल में आयोजित किया गया था। हजारों की उमटी भीड़ में धक्का मुक्की हो गई, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग चोटिल हो गए और जब ये तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन तस्वीरों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और गुजरात सरकार पर बेरोजगारी को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया है। अब इस मामले में गुजरात सरकार ने वॉक इन इंटरव्यू करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है और कंपनी से पूछा है कि यह भर्ती रोजगार केंद्र के माध्यम से क्यों नहीं की गई। यदि कोई बड़ा हादसा होता तो जिम्मेदारी कौन लेता। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि राज्य में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब करीब 2,40,000 बेरोजगार हैं, जबकि अर्धशिक्षित बेरोजगारों की संख्या राज्य में करीब 10,700 के आसपास है। और एक सच्चाई यह भी है कि राज्य में सरकारी नौकरियां सिर्फ 32 लोगों को प्राप्त हुई हैं 2 साल में। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और बेरोजगारी को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और निशाने ताक रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ कैंपस से आकांक्षा और साना नाम की महिला कांस्टेबल बीएसएफ कैंपस से आज से 34 दिन पहले गायब हो गई, जिसके बाद बिलौआ पुलिस और बीएसएफ पार्टियों के द्वारा उनकी तलाशी की गई। लास्ट लोकेशन उनकी ग्वालियर स्टेशन पर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसके बाद लगातार पुलिस की टीमें उनकी तलाश करती रहीं। आज उनकी लोकेशन
मुर्शिदाबाद यानी कि पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर मुर्शिदाबाद में बीएसएफ बॉर्डर कैंपस पर पाई गई है, जहां पुलिस की टीम और बीएसएफ की टीमें पहुंच गई हैं। दोनों से पूछताछ में प्रथम दृष्टया कोई भी संदिग्ध मामला नजर नहीं आया है, जबकि आकांक्षा के परिजनों के द्वारा सहाना के द्वारा आकांक्षा को बहला फुसलाकर अपहरण का मामला बिलौआ थाना पुलिस में दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है और मुर्शिदाबाद से दोनों महिला कांस्टेबलों को ग्वालियर लाया जा रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। बिहार के लिए अगर स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज की बात होती है तो बिहार में सारी पार्टियों का सुर एक हो जाता है, चाहे एनडीए एलाइज पार्टनर की बात करें या विपक्ष की बात करें। विपक्ष लगातार ये सवाल मांग करते रह रहा है। जब से खास करके महागठबंधन की सरकार गई है तो तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और बिहार को स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो सरकार में मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो भी मांग कर रहे हैं। लेकिन आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस या पैकेज मिलेगा तो बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में आ जाएगा। और ये बातें चर्चा चल रही है केंद्र की सरकार से। अगर मिलता है तो बिहार के विकास में काफ़ी सहायक होगा। वहीं अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे जो नेता हैं और हमारी जो पार्टी है बिहार के विकास के लिए, जीवन का उद्देश्य ही बिहार का विकास है, हमारा लक्ष्य ही बिहार का विकास है। बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस या पैकेज मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। लेकिन जदयू की बात करें तो दो मंत्री जदयू के हैं केंद्र सरकार में। जीतन राम मांझी खुद मंत्री हैं, चिराग पासवान मंत्री हैं, लेकिन मांग कर रहे हैं लोग केंद्र सरकार से, अपनी ही सरकार से जिसमें एलाइज पार्टनर है वो, उससे मांग कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो ये भी चुनाव के परिणाम के बाद ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार की निर्णायक भूमिका रही है इस चुनाव में। तो निर्णायक भूमिका के बाद भी ये मांग करनी पड़ रही है नीतीश कुमार को। देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार की मांग को क्या केंद्र सरकार इस बार मानती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। काशीवासियों की लंबी समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। काशीवासी लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि बाबा विश्वनाथ का जब वो दर्शन पूजन करने जाएं तो उन्हें सामान्य लोगों की तरह लाइनों में ज्यादा देर तक खड़ा न होना पड़े और काशीवासियों को विशेष प्रबंध किया जाए और उनके लिए एक विशेष द्वार की व्यवस्था हो और उसके लिए बाकायदे प्रबंधन शुरू कर दिया गया है और ट्रायल भी शुरू कर लिया गया है। ये वही द्वार है जिससे काशीवासी यहाँ से सीधा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। इस द्वार को बाकायदे तैयार कराया जा रहा है। जो मंदिर प्रशासन है उसकी तरफ से यह व्यवस्था बनाई गई है और अब काशीवासियों के सुगम दर्शन का जो रास्ता है वो खुल गया है और इसी रास्ते से काशीवासी बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर सकेंगे। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव होने के बाद अब जीत के अपने अपने मायने पैमाने लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर से भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा के द्वारा अमरवाड़ा सीट के हुए उपचुनाव की जीत की बात कही जा रही है। उनका कहना है जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मोहन सरकार लोगों के विकास कार्य कर रही है, उसी तारतम्य में लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए जीत दिलाएंगे। पार्टी की जीत के आश्वस्त को लेकर उन्होंने कहा, अमरवाड़ा सीट भी हम चुनाव में जीतने जा रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। तमाम अंतर्कलह और विरोध के बावजूद झारखंड सरकार ने शुक्रवार को 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री ने मंच से शिक्षकों को संबोधित किया। बाकी मंत्रियों ने तो शिक्षकों को शिक्षकों के लायक बात कही, उनसे शिक्षकों के लायक
चीज़ें करने को कहा, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण पर सवाल तो उठने चाहिए। सवाल इसलिए क्योंकि शिक्षकों को संबोधन वाला भाषण कहीं से नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक भाषण लगा। किस तरह से मुख्यमंत्री को साजिश से फंसाया गया, कैसे 5 महीने जेल में रहे, आगे भी कैसे विपक्षी लोग साजिश कर रहे हैं, इन्हीं बातों पर मुख्यमंत्री का फोकस रहा, जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मंच से शायद उचित नहीं था। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। 11 विधान परिषद सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों का फैसला मतपेटी में बंद हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को होटल में रखा था और सीधे मतदान करने के लिए यहां पर बसों में लेकर आए। लोगों को आशंका थी कि विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसलिए कल से ही सभी विधायकों को होटल में रखा गया था, जहां पर देर रात तक उनके बड़े नेताओं ने ब्रीफिंग की और उसके बाद आज उन्हें वोटिंग के लिए लाया गया। अब देखना ये है कि किस व्यक्ति की किस्मत चमकती है और विधान परिषद तक जाता है और कौन नहीं जाता है विधान परिषद तक। ये आंकड़ों का गणित है। इस आंकड़ों के गणित में 23 वोट एक कैंडिडेट को चाहिए और ऐसे में फर्स्ट प्रेफरेंस के जो वोट पहले काउंट होंगे और उसके बाद सेकंड प्रेफरेंशियल वोट काउंट किए जाएंगे। सावन माह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने आने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांवर यात्रा मार्ग को साफ सुथरा करने के साथ ही कांवरियों के पैरों को तकलीफ न हो, इसलिए जगह जगह पैचवर्क करने के साथ ही सड़कों को दुरुस्त करने का भी दिशा निर्देश वाराणसी के जिलाधिकारी ने जारी किया है। बता दें कि 22 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह के लिए बड़ी संख्या में कांवरिये इस सावन माह में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आते हैं। संगम नगरी प्रयागराज से जल लेकर कांवरिये कांवर मार्ग से होते हुए बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक को पहुंचते हैं। ऐसे में कांवड़ मार्ग निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रयागराज से वाराणसी आने वाले एक मार्ग को रिजर्व कर उसको कांवड़ मार्ग घोषित किया जाता है। वहीं शहर के अंदर भी कांवड़ मार्ग को साफ सुथरा करने के साथ ही सड़कों को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। वहीं प्रशासन ने अब इन सड़कों की मॉनिटरिंग शुरू की है और लगातार जो विभागीय अधिकारी हैं उनको इन सड़कों को साफ सुथरा करने के साथ ही कांवड़ मार्ग पर समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। इस समय हम दिल्ली के बवाना के जेजे कॉलोनी में है। कल यहाँ पे 6 फीट तक पानी था। ये जो सामने जो पानी दिख रहा है ये वही नहर, मूनक नहर का पानी है जो दिल्ली वासियों को पीने के लिए सप्लाई होता है और यही नहर टूट गई थी, जिससे ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। दिल्ली सरकार द्वारा पंप के माध्यम से पानी निकाला गया है, पानी निकल गया है, पर दिल्ली के लोगों को अभी भी राहत की इंतजार है कि यहाँ के लोगों को जिनका राशन खराब हो गया है उनको खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी की जरूरत है। देखना है कि दिल्ली सरकार कब तक यहाँ के लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराती है। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के साथ ही साथ मुंबई के कई हिस्सों में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसको लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई के लिए आईएमडी की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही साथ आईएमडी ने कहा है कि अगले 3 से 4 घंटों तक मुंबई में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। आपको बता दें कि आज अपनी नाउकास्ट चेतावनी में ठाणे और रायगढ़ क्षेत्रों में आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी ने 12 जुलाई तक मुंबई में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। पालघर, ठाणे, धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, अहमदनगर, कोल्हापुर, सांगली जैसे कई शहरों में ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई गई है और वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जिस तरीके से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है उससे कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी नज़र आई है, लेकिन बीएमसी और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जो भी दिक्कतें हैं उसको लेकर सॉल्व आईएमडी की तरफ से, बीएमसी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।
लखीमपुर खीरी इन दिनों बाढ़ से ग्रसित हो चुका है। शारदा नदी के उफान के चलते कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और शारदा ने अपने आगोश में कई गांवों को ले लिया है। ऐसे में लखीमपुर खीरी जिले से एक तस्वीर सामने आई है जो आप लोगों के दिलों को झंझोर कर रख देगी। ताज़ा मामला लखीमपुर खीरी की पलिया इलाके से निकल कर के आया है, जहां पर बाढ़ का पानी इस कदर पहुंच गया है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहां ये तस्वीरें इस बात को जाहिर करती है कि प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं बाढ़ ग्रसित इलाकों में की गई हैं। पलिया इलाके में पढ़ाई करने वाली मैलानी इलाके के 2 भाई और एक बहन पलिया में पढ़ाई करते थे, जहां उस बहन की तबीयत बिगड़ी, उसे टाइफाइड हुआ और पानी भरे होने के कारण उसे पलिया में ही इलाज कराना पड़ा। वो पलिया से बाहर नहीं जा सकी क्योंकि जो पटरी के सहारे उसके शव को आज उसके दोनों भाई जो हैं लेकर के जा रहे हैं पैदल। जहां पर अगर हम व्यवस्था की बात करें तो कोई भी व्यवस्था दिख नहीं रही है तस्वीरों में। जिस तरीके से भाई उन दोनों भाई पलिया में पढ़ाई करते थे, वो अपने बहन की शव को लेकर के पलिया की जो पटरी है अतरिया पास, वहां से लेकर के जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। हाथरस भगदड़ मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हर मुद्दा जनहित याचिका नहीं हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो घटना घटी उसे उनको भी दुख है, लेकिन यह मामला हाई कोर्ट जाना चाहिए और हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। लिहाजा आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हाथरस भगदड़ मामले में मौत के बाद एक समिति का गठन करे, जिस समिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 लोग शामिल हों और वो इस मामले में जांच करे। साथ ही यह भी कहा गया था कि घटना स्थल पर मेडिकल सुविधा मौजूद था या नहीं, इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जाए। जो तीसरी मांगे थी उसमें कहा गया था कि इस तरीके की घटना भविष्य में दोबारा न हो, इस पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश जारी करे और यह दिशा निर्देश केंद्र सरकार और देश के सभी राज्य सरकारें लागू करें। इन सभी मांगों को लेकर यह याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में एक समिति बनाई गई है और वहीं SIT ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब देखना होगा याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई से इनकार करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। जयपुर में सब्जियों की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी होने के बाद लोगों की थाली से जायका गायब सा हो गया है। पिछले 1 महीने में जयपुर की मंडियों में आने वाले माल की कीमतों में करीब दुगने जो है वो कीमतों का इजाफा हो चुका है और उसी के चलते अब जो है सब्जियां जो 20 रुपये किलो जो सब्जियां बिक रही थी वो 40 और 50 रुपये किलो, 55 रुपये किलो तक पहुंच गई है। हम अभी जयपुर की सब्जी मंडी में हैं, वहां पे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, आप क्या करते हैं? यासीन। आप यहीं मंडी में काम करते हैं? यहीं दुकान पर। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया साहब। जो 20 रुपये किलो बिक रही थी वो 50-55 रुपये किलो बिक रही है इस टाइम पे और बिक्रियाँ भी नहीं है ज़्यादा। माल सारा बाहर से आ रहा है? आलू प्याज सब बाहर से आ रहा है। टोटल नोकल में कुछ सब्जियां आ रही हैं, वो भी और ज़्यादा डबल रेट है। नोकल की सब्जियां और ज़्यादा महंगी हैं। जो सब्जियां हैं मसलन ये जो आलू आया हुआ है यहाँ पे जो हमने बात की तो ये जो आलू है वो यूपी से आ रहा है और इसकी कीमतें करीब 40 रुपये किलो तक पहुँच गई है। ये 2 तरह का आलू है, सफ़ेद और लाल आलू। इसी तरह से जो प्याज है वो सफ़ेद और ये लाल प्याज है, इनकी कीमतें भी दुगने से ज़्यादा हो चुकी है। करीब 2.5 गुने से ज़्यादा कीमत पर प्याज बिक रहा है। इसी का असर है कि लोगों की रसोई से सब्जियां कम पड़ने लगी हैं, लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। और अगर मंडी के लोगों की माने या जो फ्रूट कारोबारी हैं, जो सब्जी के कारोबारी, उनकी अगर बात करें तो आने वाले करीब 2-2.5 महीने तक कीमतों में जो उछाल है वो तकरीबन ऐसा ही रह सकता है, क्योंकि बारिश के कारण सब्जियां खराब बहुत ज़्यादा हो रही है।
सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।